ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। सीधा समाज है, जो कुछ कोई कह देगा मान लेगा। तो मैं ये कह रहा था कि मैं राजनीतिक दल बनाया है, भीख मांगने के लिए नहीं बनाया। और मैं जो आपको कहूंगा हो सकता है आपको बुरा लग जाए तो लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच तो सच होता है। और ये मैं नहीं कहता, ये महापुरुष कहता है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। जैसे दवाई कड़वी होती है ना, जैसे सच कड़वा होता है। समस्त बहुजनों महापुरुषों के चरणों में नतमस्तक होते हुए आपको क्रांतिकारी इंकलाब पेश करता हूं। भीम आर्मी के कार्यकर्ता होने के नाते फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा, जिस विचारधारा पर चल करके आज उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश से पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं, इस आंदोलन को चला रहे हैं, जहां हमारी हत्याएं भी हो रही हैं, जहां हम जेल भी जा रहे हैं, लेकिन मन विचलित भी होता है। मन विचलित भी होता है ये कहते हुए कि जो देश का सर्वहारा समाज है, जो इस देश में क्रांति कर सकता है, जिसने देश में क्रांति की है, वो आज भी गुलामों का गुलाम बना हुआ है। बात करूं तो आज की व्यवस्था की, बात करूं मनु की व्यवस्था की, जहां गैर बराबरी ऊंच नीच का बड़ा बोलबाला रहा, जहां कई हजार साल भारत की बहुसंख्यक आबादी को, बहुसंख्यक वो आबादी जो इस देश के लिए लड़ी, इस देश के लिए मरी, यहां सफाई की, यहां की व्यवस्था सुधारी, यहां खेती की, यहां की आर्थिक व्यवस्था बनाई, यहां की जमीन खोद करके नदियां बनाई, पहाड़ काट करके सड़कें बनाई, वो आवाम आज भी सोई हुई है। मैं चाहता हूं मेरी बात वो भी सुने जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में एक विशेष समाज के लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं। मैं चाहता हूं वो भी मेरी बात को सुने। मैं ये भी चाहता हूं जो आज जय श्री राम के नाम पर हत्या करते हैं, जिन्होंने राम राम के नाम का मतलब ही बदल दिया है, वो भी मेरी बात को जरूर सुने। मैं ये भी चाहता हूं जो भारत को माता कहते हैं, जो भारत को माता मानने में विश्वास रखते हैं, वो भी मेरी बात सुने। इस देश में प्रधानमंत्री हुए थे चौधरी चरण सिंह साहब। मैंने उनकी 2 लाइनें पढ़ी। उन लाइनों पर लिखा हुआ था कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। एक बार पढ़ी समझ नहीं आई, कई बार पढ़ी। जब लगातार वो पढ़ी फिर समझ आया कि भारत की उन्नति का यह रास्ता यहाँ के शोषित वंचित वर्ग से होकर गुजरता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग जातीय शोषण करते हैं, जो अपने आप को इस देश का देशभक्त बताते हैं, कि अगर इस देश की उन्नति चाहते हो, यहाँ की जीडीपी बढ़ाना चाहते हो और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था में सुधार चाहते हो, तो इस देश के अंदर वो वर्ग जो सदियों से पिछड़ा रहा है, उसको मुख्य धारा में किसी भी तरीके से लाना होगा। जब मैं उज्जैन से आ रहा था तो मैंने देखा, मैं कह रहा था अपने साथियों को, देखिए आज भी कितने बैकवर्ड गांव हैं और उन बैकवर्ड गांव में सभी जातियों के लोग रहते होंगे, मेरा मानना है। मैं यह भी मानता हूं कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाओं से डरकर उन्हें तोड़ने का काम करते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो शिक्षित है नहीं। अगर उन्हें तर्क करने की क्षमता होती तो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ने से पहले उसको पढ़ा करते कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन है, इनकी प्रतिमाएं लगी हुई है। वो तर्कशील हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम मेहनत का श्लोक रहे हैं, हमेशा से मेहनत का श्लोक रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज भी हमारी बेटियों का रेप होते हैं, सरेआम रेप होते हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, अभी मैंने पढ़े नहीं है लेकिन 100% लिख कर देता हूं, इसमें कुछ घटनाएं ऐसी होगी जहां हमारी जमीनों को छीना जा रहा है, जहां 70 साल से 80 साल से 90 साल से हमारे पूर्वज का भी अभी पढ़ा नहीं मैंने, इसको अंदाजा बता रहा हूं, जरूर होगा। अफसोस की बात यह है
इस देश में 5000 साल मनुस्मृति का राज रहा, एक गैर बराबरी का राज रहा, जहां कुछ लोगों ने खुद को जातीय अग्रणी बता करके सारी व्यवस्था को अपने इर्द गिर्द रखा। जहां वो वर्ग जिसका शोषण बड़े पैमाने पर हुआ, जहां जिसकी बेटियों को उनके सामने उठाया गया, जहां बुजुर्गों को सामने पीटा गया, जहां जब जब उनको मौका मिला उन्होंने भरपूर अन्याय अत्याचार किया, लेकिन वो वर्ग ना जाने क्यों चुपचाप इस बात को सहता रहा। मैं इसका गौरव नहीं करता कि मेरे मुझसे दो पीढ़ी या 3 पीढ़ी पहले लोग लड़े, क्योंकि उनको लड़ना, उनके पूर्वजों को लड़ना शुरू कर देना चाहिए था। मैं ये कहता हूं, हो सकता है मेरी बात समझ में आई हो कि जिन लोगों पर इतना बड़ा अत्याचार के 1000 साल रहा, उन्होंने इतनी देर से लड़ना शुरू क्यों किया? चलिए मानते अधिकार नहीं थे, फिर भी कुछ लोग पैदा हुए, छत्रपति साहू जी महाराज पैदा हुए, तथागत बुद्ध पैदा हुए, गुरु रैदास, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, तमाम संत पैदा हुए। उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और कहा कि अब ये गैर बराबरी की लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे और अपने अधिकार लेकर बढ़ेंगे। छत्रपति साहू जी महाराज आए, महात्मा ज्योतिबा फुले साहब आए, बाबा साहब अम्बेडकर आए और सारे आंदोलन को लिखित कर गए, कह गए कि एक हथियार ऐसा देकर जा रहे हैं जिसका प्रयोग अगर तुमने किया तो तुम इन अन्याय अत्याचारियों का जो मुंह काटने पर हत्या करते हैं, जो घोड़ी चढ़ने नहीं देते, इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। 26 जनवरी सन 1950 को हथियार इस देश में लागू हुआ जिसका नाम था भारतीय संविधान। लेकिन अफसोस की एक बात जो आज तक समझ नहीं आई, जब बाबा साहब अम्बेडकर कह गए थे कि सारी शक्ति लोकतंत्र में होगी, ना किसी बंदूक में होगी, ना गोली तलवार में होगी, सारी शक्ति लोकतंत्र में होगी। और यहाँ की वो आबादी जिसका सदियों शोषण रहा, जिसने अपनी बेटियों को बुरे हाल अपनी आंखों से देखा, जिसने अपने खेत सीधे देखे, जिसने अपने बुजुर्गों को मरते देखा, वो सो गई, वो सोती रही। इस देश की बहुसंख्यक आबादी जिसको जागना चाहिए था, लड़ना चाहिए था और इस देश की गद्दी पर अपना कब्जा करना चाहिए था, वो सोती रही। अभी हमारे साथी, हमारे नेता सुनील बरसिया जी ने बहुत बड़ी बात कही, सुनील अस्ते जी ने बहुत बड़ी बात कही और तमाम साथियों ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही। मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, जनसंख्या के आधार पर भारत देश को छोड़िए, अगर यहाँ के सूत्रों को उठाकर पाकिस्तान भेज दिया जाए तो 24 घंटे में पूरे पाकिस्तान को खाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ये अपने अधिकार ना जाने क्यों बार बार दूसरों को देना चाहते हैं, ये मेरी समझ आज तक नहीं आया। जब बाबा साहब अम्बेडकर कह गए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर ये समाज क्यों सोया हुआ? मैंने पहले ही कहा था कुछ बातें बुरी लगेंगी। हम 5 साल के बाद जो चुनाव आते हैं, हम 4 साल 363 दिन खूब मेहनत करते हैं, खूब वो करते हैं, खूब अपना पसीना बहाते हैं। लेकिन जैसे ही 5 साल के बाद 4 साल का 364वां दिन आता है, उस दिन हमारे हाथ न जाने क्यों कांप जाते हैं। कभी चंद पैसों पर, कभी चंद उस नशे की बोतल पर, कभी खाने पीने पर ये हाथ बहक जाते हैं और अपने अंगूठे को कहीं जहां हमें लेकर जाना चाहिए था वहां कहीं और लेकर चले जाते हैं। और फिर 5 साल होते हैं कि नहीं यार, हमें घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, आज फिर हमारी मूछ काट ली गई, आज फिर हमारी हत्या हुई, आज भी हमारा बलात्कार हुआ। फिर रोते हैं, क्यों रोते हैं? समाधान तुम्हारे हाथ में है। तुम नहीं करना चाहते तो दोषी कौन है? क्या वो घोड़ी पर ना चढ़ने देने वाले लोग दोषी? मैं उनको दोषी नहीं मानता, क्योंकि जो लोग अपने अधिकार ना पहचान पाते हो, जिनको थाली में सजा कर सब कुछ मिला हुआ हो, वो थाली दूसरे के सामने कर देते हो, तो दोषी वो लोग है या तुम लोग हो? खुद सोचना घर जाकर के दोषी कौन है? दोषी वो नहीं, दोषी हम हैं। हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जब इस देश के इतिहास को पढ़ा जाए, अगर आजादी
एक लंबी लिस्ट निकलती है जिसको आज खत्म कर दिया गया है, जिसको लेखनी से मिटा दिया गया है। इस देश के दलित आदिवासियों की लड़ने में, इस देश के मुसलमानों की, इस देश के पिछड़ों की लड़ने में बड़ी लिस्ट निकलती है। आज मौजूदा सरकार एनसीईआरटी में सावरकर को पढ़ाना चाहती है। जानते हैं सावरकर कौन? ये सावरकर वही सावरकर है जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी और इसको जेल भेजा गया तो ये जेल से लिखकर माफीनामा मांगता है कि मैं अंग्रेजों से माफी मांगता हूं, मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा। ये सावरकर वही सावरकर है जो मौजूदा सरकार इनको एनसीईआरटी की बुकों में पढ़ाना चाहती है। मैंने कहा अपने वक्तव्य में एक बार एक पत्रकार ने सवाल किया कि तुम इतना चीखते चिल्लाते हो, इस देश की व्यवस्था में तुम्हारा क्या योगदान है, क्या कर सकते हो, कैसे बढ़ सकते हो? मैंने कहा बाबा साहब ने अर्थव्यवस्था पर इतने लंबे लेख लिखे, इतनी किताबें लिखी, अगर किसी एक किताब को देश की व्यवस्था में लागू कर दिया जाए तो सोने की चिड़िया ये देश कभी सम्राट अशोक के समय में था, वो सोने की चिड़िया ये देश आज 21वीं सदी में हो सकता है। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अचूक समाज से था, यहाँ जातीय प्रभाव हो जाता है। आज आप देखिए कि मुसलमान को सिर्फ गाड़ी रखने पर मार दिया जाता है, घेर कर मार दिया जाता है। किस लिए? जबकि मैं भारतीय इतिहास को पढ़ता हूं, आरएसएस का एक भी कच्चा गाड़ी नहीं मिलता उस इतिहास में देश की आजादी में लड़ने वाला, लेकिन हर मुसलमान मिलता है, मुसलमान की हर कौम का व्यक्ति मिलता है, अपनी शहादत देने वाला उसको आतंकवादी बना दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। समझिए, मैं ये कहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या पाई उसकी उतनी जिम्मेदारी। अगर इस देश का भव्य राज बिना सुधरा तो वो दिन दूर नहीं कि उस संविधान पर धीरे धीरे कुठाराघात कर रहे हैं। ये तो भीम आर्मी है जिसको वो हत्या करने पर रोक नहीं पा रहे हैं, जेल भेजने पर नहीं रोक पा रहे हैं, वरना इस देश में आर्टिकल 19 का उल्लंघन इतना ज्यादा हो रहा है कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ चूक कर दे अर्जुन, उसको फौरन जेल भेज दिया जाता है, उसको फौरन ईडी की जांच में फंसा दिया जाता है। मैं तो चीज कर कहता हूं, हमारी करो सीबीआई जांच, हमारी करो ईडी की जांच। जो मेरे पिता मुझे देकर गए थे वही संपत्ति मेरे पास है, उसमें 1 रुपए की बढ़ोतरी आज तक विनय रतन कर नहीं पाया। और ये विनय रतन ही नहीं कहता, ये जो टीम यहाँ बैठी है, मैं गर्व से कहता हूँ इस बात को जब कहीं बोलता हूँ और भीम आर्मी कार्यकर्ता का नाम मेरे सामने आता है तो मेरा सीना तोड़ा होता है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरा कार्यकर्ता मर सकता है, मेरा कार्यकर्ता बेईमान नहीं हो सकता। मैं गर्व से कहता हूँ इस बात को। आज वो संस्थाएं जो दम भरती है इस देश की व्यवस्था को चलाने का, वो सामाजिक संस्थाएं जो कहती है कि वो बेटियों की रक्षा करेंगे, वो गरीबों की रक्षा करेंगे, वही आज बेटियों की किस्मत लूटने पर आमादा है। हमारी सबसे बड़ी विफलता सिर्फ ये है कि जब हमें एकजुट होना चाहिए हम टूट कर बिखर जाते हैं, और जब हमें बिखरना चाहिए तब हम एकजुट होते हैं। अब समय है, अब समय है पहचानो अपने आप को। ये जो लोग मंच पर बैठे हैं, ये लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं दावे से कहता हूँ इन्हीं मंच पर बैठे हुए लोगों में से या इन्हीं पे आपके बीच के लोगों में से एक आपके यहाँ का सीएम है और मंत्री भी आपके यहाँ का ये बैठा हुआ है आने वाले समय में। ये देखिएगा कि आज हम विधानसभा नहीं है, मैं नहीं है, संसद में है, लेकिन जब कुछ बोलते हैं तो उसका मतलब निकलता है। अगर मेरा जिलाध्यक्ष श्री चेन्नई के खिलाफ आवाज उठाता है तो पुलिस प्रशासन के लोग भी ये कहते हैं कि नहीं, भीम आर्मी का हस्तक्षेप हो चुका है, गलत करने से पहले सोचना पड़ेगा। मेरे एक मित्र मेरे साथ के पड़े हुए पुलिस में चले गए, एक दिन रात को 12 बजे फोन आया, जय भीम हुआ, कहने लगे भाई एक चीज का तो गर्व होता है। मैंने पूछा क्या? अब जब राजनीतिक परिषद बढ़ता है कुछ गलत करने के लिए तो एक नाम मुंह पर आ जाता है भीम आर्मी की, साथ गलत तो करते लेकिन भीम आर्मी वालों को कहा लेंगे कल फेल करना, इस चीज का गर्व होता है। तो मैं आपसे कहता हूं जब इतने ताकतवर आप हैं बिना संसद और विधानसभाओं के, तो सोचिए जब आपके बीच के लोग संसद और विधानसभाओं में जाएंगे तो कितने ताकतवर होंगे। हमारा काम किसी पर अन्याय अत्याचार करना नहीं, हमारे महापुरुषों ने सिखाया ही नहीं। चाहते बाबा साहब अम्बेडकर
तो फर्क कर जाते, लेकिन नहीं फर्क किया। पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। आज लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के वंशज, बाबा साहब के अनुयायी इस बात को अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये बड़े दुख की बात है। दूसरा व्यक्ति समझे ना समझे, आपको समझना होगा 5000 साल की गुलामी के बाद वो संविधान रूपी हथियार हमें मिला, और ये भी प्रण करना होगा कि अगर संविधान पर आंच आई तो हम संविधान को बचाने के लिए अपने प्राणों की, अपने बच्चों के प्राणों की, अपने नस्ल की आहुति तक देने के लिए तैयार है। ये आपको संकल्प लेना होगा, वरना वही गुलामी की जंजीरें। मैं जानता हूं मेरा हस्र क्या होगा अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो मुझ जैसे लोग, ये जो यहाँ बैठे हुए मेरे साथी हैं, इन जैसे साथियों को न जाने कितनी दर्दनाक मौत दी जाए। उसके लिए हम तैयार हैं, नहीं डरते किसी के बाप से भी। जब कहीं गलत होगा तो सीना चौड़ा कर खड़े होंगे, गोली का जवाब गोली का जवाब गोली से, वो भी जानते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं, जो हमारे महापुरुषों ने मैत्री की भावना, समता समानता की भावना का संचार हमारे अंदर किया है, जिसका शिक्षण लेकर हम बड़े हुए हैं, जब हमारा कभी राज स्थापित हो तो सबसे पहले हम उस मैत्री की भावना का राज स्थापित करने का काम करें, उस सद्भावना की का राज स्थापित करने का काम करें, वो सतगुरु महाराज का बेगमपुरा राज स्थापित करने का काम करें। और ये काम आपके हाथ में है, आपकी सारी समस्याओं का हल आपके हाथ में है। मैं कितना चीखू चिल्ला लूं, यहाँ चाहे 50 लाख लोग होते, जब हम भोपाल में इकट्ठा हुए, ना जाने कितने लाख लोग के अंदाजा नहीं है, प्रशासन कुछ भी करता रहे कोई अंदाजा नहीं है। आधे मध्य प्रदेश में नीले पड़ने के लोग थे। लेकिन क्या मैं किसी की नौकरी लगवा सकता हूं? क्या किसी का नलका फड़वा कर नया नलका लगवा सकता हूं? क्या कोई योजना बना सकता हूं? कोई हॉस्पिटल खुलवा सकता हूं? स्कूल खुलवा सकता हूं? नहीं खुलवा सकता। उसकी ताकत कहीं है, उसकी ताकत लोकतंत्र में है, उसकी ताकत आपके अंगूठे के अंदर है कि आप अपने बीच के व्यक्ति को जिताकर बैठे भेजे और कहे कि तुझे धर्म से कोई मतलब नहीं, तुझे जाति से कोई मतलब नहीं, तुझे निर्माण करना है इस देश में स्कूलों का, तुझे निर्माण करना है इस देश में हॉस्पिटलों का। देखिए व्यवस्था क्यों नहीं सुधरती। मैं जगह जगह घूमा, 75%, 80% पूरा देश घूम चुका हूं, लाखों लोगों से बात कर चुका हूं। जब बात करता हूं तो मेरे समाज में सिर्फ 2 समस्या मुझे लगती है कि इस देश की प्रमुख 2 समस्याएं हैं। उन 2 समस्याओं का निस्तारण अगर हो जाए तो यहाँ का जवान, किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, वंचित मजबूत हो जाएगा। आज जो व्यक्ति जवान सीमा पर लड़ रहा है, या जो सिपाही यहाँ की सुरक्षा में खड़े हैं, इनको भी ये फिक्र रहती होगी यार बेटे की फीस इस बार 20,000 जमा करनी है, उसकी व्यवस्था कैसे हो, घर का खर्चा भी। भारत के अंदर शिक्षा और चिकित्सा का एकीकरण कर इस देश की शिक्षा और चिकित्सा फ्री कर दी जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बेटे के लिए भी और एक रिक्शा चालक के बेटे के लिए भी। देखिएगा आदि समस्या का समाधान हो जाएगा। जो लोग अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं कि हम देश प्रेमी हैं, ऐसे देश प्रेमी नहीं बना जाता। अगर तुम देश प्रेमी हो तो रिश्वत लेना और रिश्वत देना खत्म करो तो पता लगेगा तुम देश प्रेमी हो। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं कि जब साल का बजट बनता है, उस बजट का 70% पैसा तो नेताओं की जेब में चला जाता है। गूगल सर्च मारिएगा शाम को, देखिएगा मध्य प्रदेश का कितना बजट बना है इस साल, और फिर ये सर्च मारिएगा इस मध्य प्रदेश में गांव कितने और आपका गांव किस श्रेणी में आता है, और उस गांव के लिए कितना बजट पहुंचना चाहिए था, कितना बजट उस गांव में लगा, आपको पता लग जाएगा। ये लोग हमारे दुश्मन क्यों हैं? आज की राजनीति हमारी दुश्मन क्यों है? वो जानते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, बेवकूफ नहीं है। वो दिन को रात कहेंगे, हम रात नहीं मानेंगे, हम तो ढूंढेंगे कि रात इन्होंने कहा तो क्यों कहा। जानते हैं उन्होंने आज राजनीति महंगी कर दी है। आप जाइए क्षेत्र पर, देखिए कोई विधायक जो चुनाव लड़ो से पूछेगा भैया कैसे चुनाव लड़ेगा, भैया 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 5 करोड़ दिए हैं नेताओं को और पैसे लगाए हैं फील्ड में। हमने पिछला भी चुनाव लड़ा, अब भी चुनाव लड़ेंगे, इससे आगे भी लड़ेंगे। ऐसा कोई चुनाव नहीं जिसको आजाद समाज पार्टी नहीं लड़ेगी और बिना पैसे के लड़ेगी।
आप लोगों से मांग कर लड़ेगी, रोटी भी आप क्या खाएगी और एक भी आप खरीदेगी। हम इस राजनीति का स्वरूप बदलेंगे, देखिएगा एक दिन इस राजनीति का स्वरूप बदलेंगे। एक गरीब का बेटा भी इस राजनीति में मुख्यमंत्री बनने की हैसियत रख पाएगा, ये जरूर बदल कर जाएंगे, बिल्कुल तय। जिम्मेदारी आपकी है, तय आपको करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो साथियों कहूं, साथी जो घोड़ी पर चढ़ने से हमें रोकते हैं, ऐसा ना करो, वरना हर गांव में कहीं ना कहीं हेलीपैड हम लोग बनवाएंगे और जब किसी गांव का दूल्हा से साथ होने दलित आदिवासियों का दूल्हा जब जाएगा तो वहां पर हेलीकॉप्टर से उसकी बारात करवाएंगे। ऐसा भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये ताकत भी आपके अंगूठे में है। वो साथी जो आज इस देश में धार्मिक उन्माद में लिप्त है, खासतौर से मध्य प्रदेश के साथ साथ इस देश में जिनकी सबसे बड़ी आबादी है, मैं साथियों से भी कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 पढ़ने का काम करें। उसमें साफ लिखा हुआ है कि पिछड़े वर्ग की शैक्षिक और सामाजिक उन्नति के लिए राज्य सरकार चाहे या केंद्र सरकार चाहे तो नए नए कानून बना सकती है। उसी कानून के तहत एक कानून यहां बना जिसको पूरा लागू नहीं किया गया, जिसका नाम है मंडल कमीशन। जो ओबीसी समाज के लोग मुझे सुन रहे हो तो उनकी तरक्की उस मंडल कमीशन के कानून में है, उसको पढ़े जाकर। और जब राजनीतिक ताकत देने की बात हो और कोई व्यक्ति आपके पास आए और आपको अगर कहे कि मैं आपके समाज का हूं, मुझे वोट दो, तो उसे कहना मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं ये पकड़ माइक, ये रहा मेरे आपके फोन, तू बोल, मैं रिकॉर्ड करूंगा कि मैं इन सिफारिशों को लागू कराने का काम करूंगा। मैं लिख कर देता हूं, मैं तो एक आम आदमी हूं। आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री भी इस बात को कह नहीं सकता, हिम्मत नहीं वो कह दे, या आपके विपक्ष का जो मुख्यमंत्री पिछड़ा रहा है या जो बनेगा उसकी भी हिम्मत नहीं वो कि वो इस बात को कह दे। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं, गौरवान्वित होकर कहता हूं कि मेरा एक कार्यकर्ता इस बात पर अडिग है कि जिस दिन सत्ता हाथ में होगी उस दिन दिखाएंगे कि शोषित वंचितों का उत्थान कैसे होता है, ये बताएंगे। गर्व से कहता हूं। मैं कहता हूं आपसे कि बहुत बड़ी भीड़ की आवश्यकता नहीं, फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा का चलानी है तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये इतने लोग रोज 1 घंटा मेहनत करना शुरू कर दें तो बिना 1 रुपया खर्च किए इस प्रदेश की सत्ता को बदलने का दम आप लोग रखते हैं, बिना 1 रुपया खर्च किए। लेकिन लालच छोड़ना होगा, लेकिन लालच छोड़ना होगा। लालच जो है लालच ने सारे आंदोलन का नुकसान कर दिया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद करता क्या है, ना जाने कितने लोग कहते हैं। मैं गर्व से कहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद मेरे नेता, गर्व से कहता हूं। हालांकि हम मित्र हैं, हम दोस्त भी हैं। जब भीम आर्मी का निर्माण किया हम 2 ही लोग थे। जब कभी कुछ सोचना होता है, गलत सही होता है तो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं मेरे नेता चंद्रशेखर आजाद। जो व्यक्ति नीचे से उठकर इस ऊंचाई के पायदान पर खड़ा हो गया हो वो फिर भी छोटे छोटी बातों का ध्यान रखता है। वो व्यक्ति आज भी राजस्थान में 2 साथियों की 6 दिन पहले हत्या हुई थी, जिनके शव धरे हुए थे और वहां की सरकार के मुंह में एक जुबान नहीं निकली। वो व्यक्ति आज भी उनके शवों को चिता के आग देने के लिए गया हुआ है, उनके अधिकारों के लिए। मैं तो गर्व से कहता हूं कि वो व्यक्ति मेरा नेता है। अब समाज को तय करना है, क्योंकि एक कहावत है बहुत पुरानी, घर खीर तो बाहर खीर। अगर हमें घर खीर मिलेगी तो बाहर भी खीर मिल सकती है। घर के लोग साथ नहीं होंगे तो बाहर के लोग साथ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तय आप कीजिए कि किसको स्थापित करना है। मुझे तो यहां राजनीति नहीं करनी, मैं तो यहां बाबा साहब अम्बेडकर की समाज नीति के तहत आया हूं।
उन सामाजिक जड़ों को मजबूत करने आया हूं जो पिछले 20-30 साल से कमजोर हुई है। जिन जड़ों में घुन लगा हुआ है उस घुन को साफ करने आया हूं और ये बताने आया हूं कि हमारा प्रेम किसी विशेष व्यक्ति से नहीं, हमारा प्रेम विशेष आंदोलन से है, जिस आंदोलन को हम फूले साहब अम्बेडकर का आंदोलन कहते हैं। हमारा प्रेम उससे, मैं तो ये कहने आया हूं। मैं तो आपको बताने आया हूं कि अब एकजुट होने का समय है। वो लोग भ्रम फैलाते हैं, वो चड्डीधारी कच्छेदारी भ्रम फैलाते हैं, कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश के लोग, ये राजस्थान के लोग, ये हरियाणा के लोग, ये यूपी के लोग उस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं। एक तरफ वो यहाँ गाय के लिए लड़ते हैं, दूसरी तरफ दक्षिण भारत जाइए वो गाय को मारकर खाते हैं। तो वो जो भ्रम फैलाता है उस भ्रम में हम लोग फंस जाते हैं। मैंने पहले ही कहा समाज सीधा है, अब मत फंसिए। अब जिसके गले में ये है, जो पढ़ा लिखा है, जो प्रगतिशील है, जो संविधान को जानता है, संविधान को मानता है, जो गैर बराबरी की बात नहीं करता, जो बराबरी समता समानता की बात करता है, उसके साथ आंख बंद करके खड़े हो जाइए और बिल्कुल मत घबराइए। जीवन के दो ही सच है। आप किसी साधु के पास जाए, सन्यासी के पास जाए, किसी प्रोफेसर के पास जाए, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाए, तो वो यही कहेगा जीवन के दो सच है, एक जीवन और एक मौत। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा जरूर, ये चक्र है। लेकिन समझिए, आज बाबा साहब अम्बेडकर को हम क्यों याद करते हैं? जन्म उनका हुआ था, मरे बाबा साहब अम्बेडकर भी। आज उनको उनके विचारों से याद करते हैं, उनके किए गए काम से याद करते हैं, और वही काम आपके नाम को जिंदा रख सकता है। अगर वो काम आप समाज हित में कर दे, वो काम आप आंदोलन के हित में कर दे, तो वो आपको जिंदा रखेगा। महापुरुषों ने कहा है, जो लोग नहीं बिकते उनकी फोटो बिकती है। वो देखिए जो फोटो लगी हुई है, शास्त्री राम, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, फूले साहब, और ऐसे ना जाने कितने महापुरुष, ये अगर अपने समय में बिक जाते तो आज फोटो ना बिकती। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रयोग करते समय जो बिकते हैं उसको बिकना छोड़ दीजिए। नस्लें आपको याद रखेंगे, आपके फोटो पर ऐसे ही हाथ करेंगे, आपकी फोटो लोग सिर पर उठाएंगे। अब मैं कहता हूं उन लोगों को भी, आरएसएस के लोगों को भी मैं कहता हूं, ठीक है आपकी सावरकर की व्यवस्था होगी, ठीक है आपकी गोवलकर की व्यवस्था होगी, ठीक है आप देश के लिए लड़ते होंगे, लेकिन वो जिन बेटियों का रेप होता है, जब आप उनके पक्ष में सवाल करते हैं तो बड़ा दर्द होता है। वो समय याद आता है जब सावरकर ने माफी मांगी होगी। वो समय याद आता है जब सावरकर जैसे लोगों ने ना जाने कितने लोगों को फांसी चढ़ाया होगा। मैं कहता हूं आपसे भी कि कम से कम इतना न्याय चरित्र अपने अंदर रखिए कि कहीं किसी के साथ गलत हो तो उसके साथ खड़े हो जाइए। मैं एक बात और गर्व से कहता हूं, जब किसी भी समाज की बेटी बीमार में कार्यकर्ता को फोन करती है, भाई मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो मेरा कार्यकर्ता बिना जातीय समाज पूछे धर्म पूछे उसकी मदद करने का काम करता है। अभी कुछ महीने पहले हरियाणा की घटना है, एक राजपूत समाज की बहन का फोन आया कि भैया ऐसी सी बात है, कुछ लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन राजनीतिक दबाव में मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा। हमारे वहां प्रदेश अध्यक्ष से खबर पर आया कि मैंने उनको फोन किया, भाई इस मामले को देखो। 24 घंटे से पहले पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अपराधियों की खोज शुरू कर दी, जो मुकदमे 3 महीने से दर्ज नहीं निकला। तो हमारा काम न्याय करना है, न्याय के लिए खड़े होना है। अब तय आप कीजिए, आपको किस ओर चलना है, उस व्यक्ति के साथ चलना है जो रात दिन आपके लिए लड़ता और मरता है, गोली खाने तक के लिए तैयार है, या उनके लिए लड़ता उनके साथ चलना है जो एसी से निकल कर आएंगे, तरह तरह के भाषण देंगे और फिर एसी में जाकर छूट जाएंगे, या आपके लिए खाने पीने की चीज आएंगे, उनके साथ चलना है। मैं, मेरी टीम, मेरे समाज के लोग, पार्टी के लोग आपको खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते। मैं तो यहाँ आता हूँ, किराए भी आप लोग देते हैं, यहाँ का रोटी भी आप लोग देते हैं। अगर आप किराया ना दे तो
तो मैं 5 साल भी यहाँ ना पाऊँ। ये सब आप ही तो करते हैं व्यवस्था, ये टैंक, ये सब व्यवस्था आपने तो की है। हाँ, ईमानदारी का जुनून जरूर है, वो खून जरूर है कि अगर जिंदा रहे इस देश के अंदर तो बताएंगे कि राज स्थापित करके राज चलाया कैसे जाता है, वो खून जरूर है। तो मैं यही निवेदन करता हूं और आमंत्रण भी करता हूं मध्य प्रदेश के तमाम सामाजिक संगठनों को या उन लोगों को जिनमें राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक क्षमता है, उन सभी को, वो सभी सामाजिक संगठन जो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, आइए कंधा मजबूत कीजिए, अपना भी और हमारा भी, और इस देश की व्यवस्था को बदलने में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लोगों का साथ दीजिए। और अगर आपको विधायक बनने की लालसा है तो ये आपका भाई वादा करता है, वचनबद्ध होता है, संकल्प लेता है कि अगर आपके अंदर क्षमता राजनीति करने की है तो विनय रतन सिंह राजनीति कभी नहीं करेगा, वो अपनी जगह आप लोगों को राजनीति कराने का काम करेगा। ये संकल्प लेता है। लेकिन एकजुट होने का समय है, बिल्कुल समय है। चुनाव तो हर 2-3 साल बाद आते और चले जाते हैं, लेकिन आज संविधान बचाने के लिए ये लगातार जो हत्याएं हो रही है, इसके विरोध में आज इस देश की व्यवस्था को बचाने के लिए एकजुट होने का समय है। चलते चलते एक बात और बता दूं, अब से 200-300 साल पुराना इतिहास खोजे तो पढ़िएगा। किसी प्रोफेसर से ये पूछेगा किस देश में अंग्रेजों की उत्पत्ति, अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ था। इस देश में जब रियासतें थी तो अंग्रेज यहाँ अलग अलग स्थापित कैसे हुए। थोड़ा सा मौखिक तौर पर बता दूं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इस देश में अंग्रेज जब आए तो वो मात्र व्यापार करने के लिए आए थे और भारत की सारी रियासतों को व्यापार के चक्कर में कब्जा कर इस देश पर कई 100 साल राज कर गए। फिर आज का परिवेश देखिएगा कि आज भी सेम वही कंडीशन है, इस देश की हर चीज को बेचा जा रहा है। मैं सोचता था कि इस देश की फोर्स का कभी व्यापारीकरण नहीं होगा, लेकिन भारत में फोर्स का भी व्यापारीकरण किया गया, अग्निवीर के नाम पर व्यापारीकरण किया गया। और जिस देश की फोर्स का व्यापारीकरण हो जाए उस देश को गुलाम होने से कोई ताकत, कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आप जाइए, अपने जिले में जाइए, देखिए कितने मॉल खुले हुए हैं, कितने मॉल खुले हुए हैं, उन मॉलों पर सब चीज उपलब्ध है। यह भी जांच कीजिए कि वो मॉल कहां के हैं, उनमें हिस्सेदारी किसकी है, वहां से टैक्स का पैसा किसको जा रहा है। तो आपको दिखेगा कि 70% विदेशों के स्तर से मॉल खुले हुए हैं। गरीब मर रहा है, जो केले की ठेली लगा रहा है वो मर रहा है, छोटा व्यापारी जो छोटी दुकान बेचकर कपड़ा बेच रहा है वो मर रहा है। बोलने वाला कोई नहीं है, बोलोगे तो जेल चले जाओ। रेलवे भी बेच दिया गया। BSNL जो भारत की दूरसंचार व्यवस्था थी उसकी बद हालत है, बिकने की कगार पर है। ये मध्य प्रदेश, यहाँ से भोपाल का या ग्वालियर का रेलवे स्टेशन पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनाने वाला प्रदेश है। तो धीरे धीरे सभी चीजों का व्यापारीकरण किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। अब आप समझिए, जब सड़कें बिक जाएंगी, जब आसमान बिक जाएगा, तब अनाज रोटी सब बिक जाएंगी। आज प्राइमरी स्कूलों को धत्ता कर दिया जा रहा है, खत्म कर दिया जा रहा है। किस लिए? कि एक दिन ये प्राइमरी स्कूल अडानी करोड़ों के भाव खरीदेगा और फिर वहां या तो अपने प्राइवेट स्कूल स्थापित करेगा या फिर वहां बड़े बड़े वेयर हाउस बनाएगा। हालांकि ये बात कुछ लोगों के सिर के ऊपर से जा रही होगी, लेकिन देश को बदलने के लिए जो इस समय की मौजूदा सरकार कर रही है, अब से 10 साल 20 साल के बाद पता लगेगा कि सरकार क्या यहाँ कर करके चली गई। ये गुलामी, इतनी बड़ी गुलामी हम लोगों के सिर पर थोप कर जाएगी कि अगर युवा ना जागा तो अगले 50-100 साल इस देश की व्यवस्था को बनाया नहीं जा सकता। आज कर्ज में है, आज सामाजिक आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न है। जब भी बात होती है देश की उन्नति की, तभी एक झगड़ा हिंदू मुस्लिम का पनप जाता है। अब आप गूगल उठाकर देखिएगा
कि पिछले चंद सालों में कितने हिंदू मुस्लिम झगड़े कहां के हुए, अभी एक हरियाणा में भी हुआ। अगर इन सब से बाहर निकलना चाहते हो, देश की व्यवस्था को बचाना चाहते हो, अपने अधिकार बचाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाओ जो इस फील्ड में नए हैं, जो मजदूरी और गरीबी से निकल कर आए हैं। ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाओ। मैं कहता हूं उन लोगों से भी जिनका पिता मुख्यमंत्री, जिनका बेटा मंत्री, जिनका पोता विधायक, उनसे भी कि अब ये दाल चलेगी नहीं। अब हम जैसे लोग पैदा हो गए हैं, अब चलेगी नहीं। अब विधायक का बेटा विधायक नहीं बनेगा और मंत्री का बेटा मंत्री बिल्कुल किसी के मन पर बनेगा नहीं। बीमार के लोग बनने नहीं देंगे। वो डरते हैं, ये सरकार डरती है। अभी जम्मू कश्मीर का एक मामला आया, वहां कोई मुस्लिम गुर्जर समाज के जो लोग एसटी में आते हैं, उनका रिजर्वेशन काटकर दूसरे को दिया जा रहा था। चंद्रशेखर भाई ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर सरकार रुक गई। नहीं, ये पूरे देश के गुर्जर इकट्ठे हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो समझिए, अपनी ताकत पहचानिए। वो चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत नहीं, वो आप सबकी ताकत है। वो जानती है, वो सरकारें जानती है कि जब चंद्रशेखर आजाद चलता है तो लाखों लोग अपना घर बार छोड़ उनके पीछे चल पड़ते हैं। तो ये यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा जो आपके यहाँ से शुरू हो रही है, पूरी ताकत लगाइए, पूरी क्षमता लगाइए। 2 रोटी अपनी लाइए, 2 रोटी साथ के व्यक्ति लाइए और लड़िए, बिल्कुल लड़िए। अधिकार बचाते बचाते लड़ते हुए मर गए तो आने वाली नस्लें हमारे गले में माला डालेंगी, हमको शहीद कहेंगी। लेकिन अगर हम चुपचाप घर में बैठे रहे तो तैयार रहिएगा, आने वाली नस्लें जूतों से स्वागत करेंगी और कहेंगी जब ये लड़ाई चल रही थी तो तुम लोग सो क्यों रहे, मुझे कहेंगे। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। भाई ये है क्या क्या तो बताऊंगे। अच्छा, ये जो हमारी आयोजक कमेटी वो कहाँ है? आयोजक कमेटी सामने आ जाए, सामने सब फटाफट आते ही इतना समय लगाओगे। अरे आप तो चलिए साइड में, मैनेजमेंट को मैं खड़ा कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मुझसे सब बढ़ेगा। सब साथी इस आयोजक कमेटी का चेहरा देख ले, सब लोग। राजनीति सेकंड प्रायोरिटी है। मैं कहता हूं स्वर्ण समाज के लोगों को भी कि अगर आपके साथ भी कहीं सरकारी संस्थान में, किसी प्राइवेट संस्थान में या के गांव खेड़े में कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा हो, तो इस मेरी टीम को फोन करने का काम करें और कहने का काम करें, भैया ये हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम उसके लिए लड़ने का काम करें। और अगर आपके पास नंबर ना हो, कोई स्वर्ण समाज का भी व्यक्ति ये कहे भाई हमें तो कोई नंबर नहीं देता, तो भीम आर्मी के नाम 30 सेकंड का एक वीडियो अपलोड कर दे फेसबुक पर अपने नंबर के साथ, भाई मेरे साथ ये गलत हो गया, मेरी मदद करने का काम करें। अगर वो सही है तो उसकी मदद भीम आर्मी करने का काम करें। आयोजक कमेटी अर्जुन भाई, विनोद भाई, मनोज, राहुल भाई, आयुष भाई, रोहित, तूफान सिंह, घनश्याम यादव जी, सुरेश यादव जी, दिलीप, मुनीता जी, रवि दकड़िया जी, आप सभी का भी शुक्रिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप सब लोगों ने किया। ये क्या है? ये तो आ ना समस्या आपको बदल के लिए भाई, बारिश न होने के कारण फसल नष्ट हो रही है और यहाँ के किसान ग्रस्त है, सूखे से ग्रस्त है। देखिए, कलेक्टर अगर चाहे, डीएम अगर चाहे, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि वो आपका अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी आपको भरपाई कर सकता है। तो यहाँ की जो जिले की टीम है वो इस समस्या को लेकर जाकर कलेक्टर महोदय से मिले। दूसरी समस्या मैंने पहले ही कहा, ये कह रहे हैं कि मंदसौर में दिल तो घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। अरे घोड़ी क्यों चढ़ना चाहते हो? इसका प्रयोग करो ना, हेलीकॉप्टर से निकालेंगे हेलीकॉप्टर तुम्हारे गाँव में, चिंता कर रहे हो। और हेलीकॉप्टर नहीं लगेंगे तो ऊँट मंगाएंगे राजस्थान से, नहीं मिलेंगे तो हाथी मंगाएंगे, उस पर करने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर तो आप चाहते कि मंदसौर में नहर का निर्माण, भाई जो साथी यहाँ पर प्रशासन के हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कलेक्टर महोदय को बताएं, वो शासन को लिखकर भेजें कि जब मंदसौर में नहर की आवश्यकता है और उसकी व्यवस्था हो सकती है तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा? या तो यहाँ का प्रशासन और सरकार ये नहीं चाहती मंदसौर के लोग
उन्नति की ओर बढ़े। तो मेरा निवेदन है इस पर ध्यान दें, उनको लिखकर जरूर भिजवाएं। ये मामला है। ठीक है। इसलिए देखिए, ये वाकई अभी एक आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुआ जहां पर कुछ लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरियां दी। वहां युवाओं ने बिल्कुल नए सब कपड़े उतार करके आंदोलन किया। ये सरकार के लिए शर्म की बात है अगर उन्हीं के कर्मचारी उनके खिलाफ कपड़े उतारते हैं, आंदोलन करते हैं, सिर मुंडवाते हैं और सरकार मौन रहती है, चुप रहती है। भाई मुख्यमंत्री महोदय, उन्हीं लोगों की वजह से आप जो है सरकार में है, तो उनकी सुनने का काम जरूर करें। भाई देखो यार, विधायक तो आपके भवन क्यों बनने देंगे? बताओ ना, क्यों बनने देंगे आपको? वो भवन बनने नहीं देंगे ना, वो जानते हैं बीमारी मिल जाएगी, लड़ेगी, जेल चली जाएगी। भवन मत बनाओ, अपनी सरकार बनाओ। तो यार अभी कहो विधायक को, भाई तुझसे बनाएंगे, हम बनाएंगे भवन। ठीक, भाई इन्होंने साथियों ने मेरे नाम लिख कर दिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करें भीम आर्मी के जिला संयोजक, आजाद समाज पार्टी के जिला संयोजक, एएसपी के प्रभारी, भीम आर्मी के जितने साथी यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं, मेरी ओर से सबको आभार, क्योंकि आपसे उनसे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी है। ठीक है, आपका नाम न लेते हुए मुझे गर्व है कि आप सब लोग पूरी मजबूती लग रहे हैं। संविधान बचाओ यात्रा में मंदसौर जिले से विधानसभा की जिम्मेदारी टीम ले रही है कि भाई मंदसौर जिले से पूरी ताकत से इसके साथ हम लोग खड़े हो। अब मेरा आखिरी एक सवाल है, तो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, मैंने ये भी बताया कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, मैंने ये भी बताया देश भी खतरे में है। ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ भीम आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले गए? हाथ बात में रहेगा। पहले मैं एक सवाल और, वही लोग हाथ उठाए जो साथ चल सकते हैं ईमानदारी से, जिसने किशोर के साथ वादा किया ना उसके साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पक्का समझू कि आने वाली लड़ाई के साथ आप तन मन धन के साथ तैयार हैं? वोट, सपोर्ट, नोट सब चीज चाहिएगी। अगर जान देनी पड़ी तो वो भी चाहिएगी, और अगर दिल्ली कुछ करना पड़ा पहले की तरह तो वो भी आना पड़ेगा। अपनी रोटी अपने पैसे से, हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। तो ये जो सुनील अस्ते, सुनील बरसे, दोनों लोग खड़े हो गए। फिलहाल मौजूदा समय में ये पार्टी संगठन, ये यहाँ पर देख रहे हैं दोनों लोग मुखिया, इन दोनों के चेहरे आप लोग देख लें। ये अकेले घूमते रहते हैं, व्यवस्था इस पे कुछ है नहीं। मैंने इनसे पूछा आज, यार आते जाते हो, चलते हो, खाना कैसे खाते हो? कि साहब आने जाने कोई दिक्कत नहीं होती, किसी भी साथी कह देता है टिकट बुक हो जाता है, नहीं होता तो पैसेंजर का टिकट निकाल जाते हैं। और रोटी की टेंशन नहीं, जिस गाँव में चले जाते हैं, किसी घर में भी कहते हैं रोटी दे दीजिए, रोटी मिल जाती है। तो ये आपके बीच के लोग हैं, इनके चेहरे देख लीजिए। कोई भी समस्या हो तो समाधान के लिए खड़े हैं, और सरकार पड़े बीजेपी की है। यहाँ राज भीम आर्मी का है। गलत तो मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ती, उसे पता लगे भीम आर्मी के लोग आगे गलत कर दे। एक बार गलत करने की कोशिश की थी, जब यहाँ पर निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण काट दिया था। तो जब पता लगा ना कि रावण आ रहा है, तो रावण को निकलने नहीं दिया एयरपोर्ट से बाहर, और आरक्षण बहाल करना पड़ा। हम लोगों को हुआ ना बाहर 2 जनवरी 2022 को आरक्षण बहाल हुआ। तो समझ लीजिए लोकतंत्र की ताकत। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। कल की परवाह भीम आर्मी के लोग नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आ जाते हैं, अपनी मुट्ठी में